आई एम ऑप्टिमस प्राइम। ये आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान पिछले 6 सालों से तरस रहे थे कि कब बड़ी स्क्रीन के ऊपर दोबारा से ऑप्टिमस प्राइम का रिटर्न होगा और ऑप्टिमस अपनी इस ज़बरदस्त तरीके की आवाज़ में हमें एक ज़बरदस्त तरीके की स्पीच सुनाएगा जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मानो या ना मानो, लेकिन ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट को देखने के बाद रोंगटों के साथ बहुत कुछ खड़ा हो गया। आई मीन टू से कि सारी की सारी ऑडियंस सिनेमा में खड़ी होकर उछल रही थी और चीयर अप कर रही थी इस पूरे के पूरे डायलॉग के ऊपर। तो यहाँ से तो ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट ने ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज को एक ना एक तरीके से रिवाइव करने का काम तो ज़रूर किया है। सो गाइस, दिस इज पीटर टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट का रिव्यू और मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये मूवी कैसी लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस मूवी की बात करें तो उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग किस्म की होने वाली थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज जो है अपने 1 से लेकर 5 पार्ट तक एक लीनियर स्टोरी को फॉलो कर रही थी, जहां पे हमने एक ही स्टोरी को आगे बढ़ते हुए देखा। लेकिन उसके बाद 2018 के अंदर एक सॉफ्ट रिबूट किया गया बम्बलबी मूवी के साथ, जहां पे हमें ये स्टोरी दिखाई गई कि जब बम्बलबी पहली बार अर्थ के ऊपर आया था वह क्या हुआ था। और वो एक पास्ट की स्टोरी थी जिसके अंदर हमने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से हेली स्टैनफील्ड के कैरेक्टर को देखा था बम्बलबी की मूवी के अंदर। और वो मूवी सिर्फ बम्बलबी के ऊपर होते हुए भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूवी फील होती है। और उस मूवी को क्रिटिक्स ने और ऑडियंस दोनों ने ही बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और माइकल बे वाली जो पुरानी फ्रेंचाइज थी जिसके 5 पार्ट हम देख चुके थे, वो अब इतनी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी थी कि ऑडियंस को उसके अंदर मज़ा नहीं आ रहा था। तो बम्बलबी ने थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मर्स को रिवाइव करने की कोशिश तो करी ही थी, लेकिन जब यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई राइज ऑफ द बीस्ट की तो फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉर्मल ऑटोबॉट डिसेप्टिकॉन्स का फड्डा नहीं देखने को मिलने वाला, बल्कि हमारे पास यहाँ पे 2 नए ग्रुप्स को लेकर आए जाने वाला था, जिसके अंदर मैक्सिमस जो कि जानवरों की तरह देखे हैं और टेरर कॉन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और खूंखार किस्म के हैं। और इन दोनों के दोनों ग्रुप्स को इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का फैसला एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि ऑन गोइंग ट्रांसफॉर्मर फैंस के लिए ये बिल्कुल एक नई चीज़ थी। और जिस तरीके से उन्होंने बम्बलबी के अंदर एक सॉफ्ट रिबूट करा था, तो कैरेक्टर्स को दोबारा री इंट्रोड्यूस करवाया गया। और किसी भी कैरेक्टर को री इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि उन कैरेक्टर से जुड़े हुए पिछली जो मेमोरीज होती है, जो नॉस्टैल्जिया होता है, वो लोग कभी भूल नहीं पाते और नए कैरेक्टर को बिला वजह की हेट मिल रही होती है। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे फ्रेंचाइज का एक सॉफ्ट रिबूट किया है इस पूरे के पूरे राइज ऑफ द बीस्ट के साथ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे उन्होंने हमारी पुरानी किसी भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करा, किसी कैरेक्टर को जो है बेकार नहीं दिखाया, हर कैरेक्टर को पहले के साथ जोड़ते हुए और ज़्यादा उभारने की कोशिश की गई है। और इसलिए ये मूवी एक सॉफ्ट रिबूट होने के बावजूद भी हमारी पिछली मेमोरीज को कनेक्ट करते हुए सारी मूवीज से कनेक्ट करवा ही देती है। अब अगर इसके अंदर मैं इसकी कास्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन लीड के अंदर एंथनी रमोस जो है नोआ डाइस नोआ का रोल प्ले कर रही थी, जो कि ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट होने वाला था। और जैसा कि मैं कहूँगा कि ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट जितने भी आ जाए ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज के अंदर, लेकिन सैम विटविकी यानी कि शाया लेबॉफ की जो है कोई जगह नहीं ले सकता है, चाहे वो मार्क वॉलबर्ग ही क्यों ना हो, जिन्होंने बहुत बड़ी एक्टिंग करी। लेकिन यहाँ पे नोआ के कैरेक्टर को देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इस बार इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर ह्यूमन इंटरेक्शन को कम से कम रखता हुआ ज़्यादातर टाइम जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर फोकस करके दिखाया गया। और ये बात मुझे इस मूवी की सबसे ज़्यादा पसंद आई है कि अगर हम ट्रांसफॉर्मर मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं तो हम ट्रांसफॉर्मर्स को देखने के लिए जा रहे हैं, ना कि एक इंसान को जो कि उनके साथ घूम रहा है। और इसलिए इन्होंने इस मूवी के अंदर नोआ के कैरेक्टर को जितना दिखाया वो इंपॉर्टेंट फील होता है, और कहीं कहीं जगहों पर मतलब उन्होंने गज़ब भी कर दिया। इसी के अलावा अगर मैं बाकी सारे के सारे अपने ट्रांसफॉर्मर्स की बात करूं तो यहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम की तारीफ करना तो बनता ही है, क्योंकि उसको यहाँ पे लेजेंडरी पीटर कुलिन जो है आवाज़ दे रहे थे, जो कि उसको हमेशा से देते आ रहे हैं। और ऑप्टिमस प्राइम की वो आवाज़ रोंगटे खड़े कर देती है गाइस, लिटरली। और मज़ा आ गया इतने दिनों के बाद ऑप्टिमस प्राइम को बड़ी स्क्रीन पर देख के, मज़ा ही आ गया मतलब। तो यहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम हमेशा की तरह एक लीडर, एक बड़ा भाई और एक फैमिली मेंबर होने के नाते अपने सारे के सारे ऑटोबॉट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की नहीं है। ट्रेलर जिन्होंने देखा है उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा है, यानी कि यूनिक्रॉन जो है, जो कि लिटरली एक प्लैनेट ईटिंग ट्रांसफॉर्मर है, वो अर्थ की तरफ आ रहा है। और उसके साथ ही टेरर कॉन्स जो हैं वो उसकी मदद कर रहे हैं इस पूरे के पूरे प्लैनेट को किसी तरीके से हासिल करने में। वहीं पे हमने एक मिस्टीरियस ग्रुप देखा मैक्सिमस का, जिसके अंदर हमारे पास चीटा, एयर रेजर, राइनॉक्स और उनका लीडर ऑप्टिमस प्राइमल मौजूद था। और यहाँ पे मैक्सिमल्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन होकर रह गया हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि शायद ऑप्टिमस प्राइम की कोई बराबरी कभी कर भी पाएगा, लेकिन उनका लीडर जो कि यहाँ पे किंग कॉन्ग जैसा दिखता है, वो ऑप्टिमस के साथ जब खड़ा हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि ऑप्टिमस के पूरे हाइप को 2x कर दिया गया है। और जहाँ जहाँ वो दोनों साथ स्क्रीन के ऊपर नजर आए वहाँ पे ऑडियंस की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और कुछ नहीं। इस मूवी के अंदर इसके जो पुराने कैरेक्टर्स हैं जिस तरह के ऑप्टिमस प्राइम और बम्बल भी, उनके ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फील हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूँगा मिराज के कैरेक्टर की। मिराज जो कि नोआ डाइस का एक तरह का ह्यूमन पार्टनर बन चुका था, वो इस मूवी के अंदर जिस तरह का कैरेक्टर लेकर आता है हमारे सामने, मैं उसका फ़ैन होकर रह गया हूँ।
लिटरली मिराज ने मेरे दिल को जीत लिया इस मूवी के बाद, और शायद वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में लोग अब बहुत ज़्यादा आगे बात भी करने वाले हैं, क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की थी, और जिन लोगों ने मूवी को देखा है वो इसको जानते ही हैं। इसी के अलावा अगर हमने सारी की सारी चीज़ों को कवर कर ही लिया तो इस मूवी के विलन की बात करते हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि यूनिक्रॉन होने वाला था, लेकिन वो सिर्फ एक बैकग्राउंड विलन था। इस मूवी का मेन विलन वो स्कर्जी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईविल तरीके का आदमी था, जिसको हमने देखा ट्रेलर्स के अंदर भी कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, और मैं कहूँगा कि वो मूवी के अंदर मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा ब्रूटल लगा है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि स्कर्ज मेगाट्रॉन के करीब भी नहीं है। मेगाट्रॉन का जो एक लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, और शायद इसी वजह से उन्होंने एक विलन को 3 मूवी के अंदर इस्तेमाल किया था ट्रांसफॉर्मर्स की। लेकिन स्कर्ज अपने अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त और सॉलिड विलन फील होता है। उसकी पूरी की पूरी ब्रुटैलिटी उसके चेहरे से जो झलक रही होती है वो करके भी दिखाता है, वो सिर्फ बातें नहीं करता। इसी के अलावा मैं यहाँ पे मूवी के म्यूज़िक के ऊपर खासकर बात करना चाहूँगा, क्योंकि 1994 के अंदर बेस की गई थी, तो मैं यहाँ पे बहुत सारा 90s का म्यूज़िक सुनने को मिला, और इसके अंदर म्यूज़िक की चॉइस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और ट्रांसफॉर्मर्स मूवी की एक बहुत ख़ास बात रही है कि वो हमेशा अपनी मूवीज़ के अंदर म्यूज़िक जो है वो ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई इसका फ़ैन नहीं भी है तो वो उसका सिर्फ म्यूज़िक सुन के फ़ैन बन जाएगा, और उसके सीन्स को इतना ज़्यादा एपिक कर देता है वो म्यूज़िक कि वो सच में एक कोई बहुत ही ग्रैंड चीज़ फील हो रही होती है। और अगर मैं इसके एक्शन सीन्स की बात करूं तो यहाँ पे जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स को एक अलग तरीके से हमने देखा, जो कि उनकी जीवन वाली फॉर्म जिनको आप कह सकते हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाई गई, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। मैं ये कहूँगा कि पिछले जो ट्रांसफॉर्मर्स के डिज़ाइन थे वो दिखने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे और रियलिस्टिक लगते थे, लेकिन वो एकदम बहुत ज़्यादा गुत्तम गुत्ता हुए हुए थे, मेटल्स हर तरफ नज़र आ रहे होते थे। इनके डिज़ाइन को देखें तो ये काफ़ी क्लीन नज़र आ रहे हैं, इनके अलग अलग कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं, और हम आसानी से एक दूसरे से इनको अलग कर सकते हैं, जबकि पिछले ट्रांसफॉर्मर्स को तकरीबन अगर आप दूर से देखते हैं तो सब एक जैसे ही लग रहे होते थे। तो ये चीज़ मुझे कहीं अच्छी भी लगी, और बहुत से नए लोग जो इसको देखने आए हैं वो उसको हेट भी दे रहे हैं, लेकिन ये डिज़ाइन प्रेफरेंस सबका अपना अपना हो सकता है, और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मूवी की CGI की बात करें तो मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्मर्स उन वाहिद मूवीज़ में से है जिनकी CGI की मैं तारीफ़ करते करते तभी थकता नहीं हूँ। मतलब ट्रांसफॉर्मर के अगर पहले पार्ट की बात की जाए जो कि 2007 के अंदर रिलीज़ किया गया था, अगर आज भी आप उस मूवी को देखते हैं तो आपको उसकी CGI ऐसा लगता है कि आज से 10 साल बाद की है, और ये सच में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इस पूरी की पूरी मूवी के लिए। तो इसलिए CGI के अंदर मुझे इसकी कोई कमी, कोई भी खामी, कोई फ्लॉ नज़र नहीं आया। मुझे सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट नज़र आई CGI के हवाले से। एक्शन सीक्वेंस हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की थी, और इसका जो फाइनल एक्ट था उसके अंदर जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला है वो मेरे दिल को छू के ले गया है। ज़बरदस्त तरीके की सुपर हीरो एंट्री, सुपर हीरो लैंडिंग्स, और पता नहीं क्या क्या इसके अंदर भरा हुआ था। आखिरी आधा घंटा जो है वो ऐसा है कि आप बस सिर्फ चीयर ही करते रहेंगे। और शायद स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद से ये एक ऐसी मूवी आई है जिसके अंदर मैंने इतना ज़्यादा चिल्लाया है कि मेरा गला ख़राब होने वाला था। तो सच में मैंने इस मूवी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है। इस मूवी के अंदर एक मिड क्रेडिट सीन मौजूद है, जिसको मिड क्रेडिट सीन कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि वो मूवी एंड होते ही फ़ौरन आ जाता है। तो उसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई गई है, जो कि इस पूरी की पूरी मूवी की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा अपने फ्यूचर सीक्वल्स के लिए। और उसका कनेक्शन क्या होगा, किस तरीके से होगा, इस वक्त मैं भी ये सोचने पे मजबूर हूँ, क्योंकि मैं अभी मूवी देखकर आया हूँ। ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट इन शॉर्ट मेरी नज़र में एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मूवी है, जो कि ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज को रिवाइव करने का काम ज़रूर करती है। ये उन सारी की सारी हमारी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ को वापसी लेकर आती है, जो कि ट्रांसफॉर्मर की फ्रेंचाइज के साथ हमारी जुड़ी हुई थी। चाहे वो ऑप्टिमस प्राइम का मैं हूँ ऑप्टिमस प्राइम क्या ना हो, या बम्बल बी की रेडियो के साथ अलग अलग आवाज़ों में बात करना हो, या सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर्स ऑटोबॉट्स का एक डायनामिक हमें देखना, वो सब हमें इस मूवी के अंदर नजर आता है। और इसके अलावा जो नया एडिशन यहाँ पे मैक्सिमल्स का था वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। यूनिक्रॉन जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक तरीके का थ्रेड फील होता है इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर, जो कि सीक्वल्स के अंदर में बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से नज़र आ सकता है। इसी के अलावा ओवरऑल अगर मूवी के एक्शन की बात की जाए तो वो हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच किस्म का था। मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स मिलके एक ज़बरदस्त तरीके का धमाका इस मूवी के अंदर कर रहे हैं। और अगर आप ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज या ट्रांसफॉर्मर्स के जनरल फ़ैन हैं तो ये मूवी आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। सो गाइस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रांसफॉर्मर की मूवी की एंडिंग और इसकी दूसरी चीज़ों के ऊपर और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट करके अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर शो करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाने की। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी है। साथ साथ अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं इसी तरह अपने चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन के ऊपर मूवीज़, कॉमिक्स, सीरीज़ और इन बाकी चीज़ों से रिलेटेड बातें करते रहता हूँ। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।